जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि जो हमारी विषय बहनें विद्वान साथी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे विद्यार्थीगण, उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट कर दी जा रही हैं। विद्यार्थीगण अनुरोध कक्षाएं चलेगी, हिंदी की टॉपिक बाय टॉपिक चल रही हैं। और याद रखना, जैसे ही हमारा हिंदी ग्रामर ये कंप्लीट होगा, हर टॉपिक वाइज उस टॉपिक के पीछे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे विद्यार्थीगण, मानो आपके दिल और दिमाग को झकझोर के रख देगा। नॉर्मल प्रश्न नहीं मिलने वाले, जैसे बड़ विचार पढ़ रहे हैं, बड़ विचार जैसे पूरा होगा दोस्तों, याद रखना उस पर कुछ प्रश्न आपको हम देंगे। 50 प्रश्न तो देंगे, जो याद रखना उसमें से आना तय है, क्योंकि बड़े विचार से 5-6 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं, या शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो। आइए जरा देखते हैं। आज हम बड़ विचार का अगला पार्ट देखने वाले हैं। वो क्या है दोस्तों? जैसे आता है जीव के प्रयोग के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुना। ऐसे प्रश्न आता है, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर ऐसे एग्जाम में प्रश्न ना आए तो ऐसे भी पूछ सकता है, जीव की क्रियाशीलता। बात तो वही हुई, जीव की क्रियाशीलता, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बात तो वही होगा विद्यार्थीगण, 3 भागों में बांटा गया। जी हाँ, 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है, आइए जरा देखते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा अल्प स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, मध्य स्वर होता है प्रिय दोस्तों, तीसरा क्या होता है, स्पर्श स्वर होता है। 3 स्वर होते हैं, अल्प स्वर, मध्य स्वर, स्पर्श स्वर। जैसे हमारे घर परिवार में हम 3 भाई होते हैं। सबसे बड़ा भाई, बीच वाला भाई, जो सबसे पीछे जन्मा हो, है ना विद्यार्थीगण, वो स्पर्श वाला भाई यानी पीछे स्पर्श स्वर। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले इनको कैसे याद करना है। जैसे हम 11 स्वर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ फिर आप जान जाओगे। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। क्या है? ओ, और क्या है? औ। देखो, अब विद्यार्थीगण पहली कक्षा में जब हम पढ़े थे पार्ट 1 में हिंदी वर्णमाला, तो याद रखना हमने पढ़ा था छोटा ए जो होता है, इसी को केंद्रीय मध्य स्वर कहा जाता है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो केंद्रीय मध्य स्वर का नाम दिया है, तो यहाँ क्या रख देंगे? छोटा ए, छोटा ए रख देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों देखो स्पर्श स्वर दिया है, तरीका बता रही है याद रखने का, नहीं तो आप भूल जाओगे। ए को छोड़कर, क्योंकि ए तो होता केंद्रीय मध्य स्वर, ए को छोड़ने के बाद अब 11 स्वर में से जब बचे 10, तो 10 में से ऐसे कितने स्वर हैं जिसको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है, 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है, 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है। तो देखो, बड़ा आ लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ी है, छोटा ऊ लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ी, बड़ा ऊ लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ी। देखो, ओ लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ी, और लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ी। आप समझ गए? याद रखना दोस्तों, वही चीज है। तो इसका मतलब यह हुआ, जिसको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी हो उसको यहाँ रख दो, बस, और कुछ करना नहीं है। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया, और कुछ नहीं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखो, हमेशा और हमेशा कहीं कहीं आपको आदर्श स्वर मिल जाता है, तो उसमें भी 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है। देखो, 3 जैसी आकृति, है ना? तो जरा देखेंगे विद्यार्थीगण, अब जो बचा अल्प स्वर में जो बचे हैं वो सब उठा के यहाँ रख दो। ए, बचा क्या विद्यार्थीगण? री, ए,
और क्या बचा आई। देखिए ना, ऐसे आपको रखना है, याद करना है। तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा आप इसकी साथ ले लीजिए। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, और हमेशा एक बड़ा आ यहाँ लिख देना। आगे स्वर है तो आगे स्वर याद रखना, बड़ा आ तो है ऑलरेडी, 3 जैसी आकृति बनानी पड़ रही है तो आप समझ जाना, है ना। तो आगे स्वर भी 3 को लिखना है, लिख देना। यहाँ आगे स्वर कर लेना, तो यहाँ बड़ा आ कर लेना। समझो 3 जैसी आकृति बनानी पड़ रही है, वही होते बस स्वर। चलिए अब चलते आगे दोस्तों, अगला स्वर पढ़ते हैं। और ध्यान से देखिएगा ये दोस्तों, अब हम बात करेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है तालु की स्थिति के आधार पर। हाँ याद रखना, तालु है क्या? मुखाब का जो अंदरूनी पार्ट है, जीभ का ऊपरी हिस्सा। जीभ का ऊपरी हिस्सा, जैसे मान लीजिए हम फर्श पर कोई गेंद अगर पटकते हैं तेजी से, वो फर्श पर जब गेंद गिरती है तो ऊपर जाकर छत में लगती है। आभास करो, जो जीभ का ऊपरी हिस्सा है उसे दीवार या छत कहा जाता है, वही है तालु विद्यार्थीगण, वही है तालु। इसके आधार पर 4 होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है विद्यार्थीगण यहाँ समृद्ध स्वर, और दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। एक होता है दोस्तों विपरीत स्वर, विपरीत स्वर। फिर क्या होता है दोस्तों? अर्ध विपरीत स्वर। क्या होता है दोस्तों? अर्ध विपरीत स्वर। देखो ये 4 होते हैं, इनको याद करोगे कैसे? अब हम फिर लिख दे रहे हैं, स्वर लिख देने भी आप जान जाओगे। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। विद्यार्थीगण इसके साथ साथ हम जानेंगे समृद्ध का मतलब क्या होता है, बंद। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुला। अर्ध का मतलब होता है आधा, और समृद्ध का मतलब होता है बंद। विपरीत का मतलब होता है खुला, अर्ध विपरीत का मतलब क्या होता है? आधा खुला। ये क्या है? बंद, खुला, आधा बंद, आधा खुला। विद्यार्थीगण हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख सबसे ज़्यादा स्थिति में खुलेगा। कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको पढ़ते समय सबसे कम स्थिति में खुलेगा। कुछ ऐसे स्वर होंगे जिसको मुख के अंदर ही पढ़ लेंगे, मुंह खोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो बंदतर स्थिति में होती है, ज़्यादातर बंदतर स्थिति में होती है। जैसे हम विद्यार्थीगण आइए समझते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। समृद्ध का मतलब होता है बंद। तो सबसे पहली बात आपको बता देना चाहते हैं, यदि मुंह बंद रहेगा तो कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, कहते हैं मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई ई उ, जैसे ई ई उ री, जैसे ई ई उ री, तो मुंह बंद की स्थिति में हम पढ़ लिए, ज़्यादा खुला नहीं। हम हमारे घर परिवार में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं विद्यार्थीगण, जिनकी अंतिम घड़ी जाने की आ जाती है, तो हम जाते हैं उन्हें देखने के लिए। कहते हैं जो दादाजी हैं, नाना जी हैं या नानी जी हैं, दादाजी मरे नहीं हैं पर उनको मरे समझो, क्योंकि अब उनके आँख, कान, नाक यानी सब कार्य करना बंद कर दिए, दिखना, आँख की रोशनी कम हो गई, पहचान नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, समझो मरे समझो, मरे नहीं लेकिन मरे समझो। वो इससे मुंह बंद नहीं होगा, बंदे समझो। बात ध्यान सुना विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विपरीत का मतलब खुला। 11 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर होगा जिसको पढ़ते समय सबसे ज्यादा स्थिति में मुंह खुलेगा? बड़ा आ। ऐसे पढ़ते हो ना, आ। तो याद रखना विद्यार्थीगण, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, अन्य कुछ एग्जाम्पल्स ले, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो जब हम सभी लोग अपने घर परिवार में खेला करते थे, कभी कभार हम हमारे घर परिवार में जब बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है,
बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस जाती है, बच्चा निगल जाता है, या बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो हम अपने नज़दीकी चिकित्सालय में डॉक्टर महोदय के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर महोदय बच्चे से कहते हैं बेटा जरा आकर, बेटा जरा आकर। आ करते ही डॉक्टर महोदय बच्चे के गले में फंसी हुई या निगली हुई चीज़ को देख पाते हैं, या बच्चे के गले में हुए इन्फेक्शन को देख पाते हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता कि डॉक्टर महोदय मुझसे आ ध्वनि का ही उच्चारण क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आ का उच्चारण करते समय हमारा मुखाग्र सबसे ज़्यादातर स्थिति में खुलता है। दोस्तों समझ जाना, अर्ध का मतलब आधा। अब इसका आधा मुख किसमें खुलेगा? सजाती पद है तो छोटा ऐ, बहुत ध्यान सुना, किसमें? छोटा ऐ में, छोटा ऐ में इसका आधा खुलेगा। समझो मैंने रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। जो अ और औ होते हैं, जो वृद्धि संधि में भाग लेते हैं, अ और औ, तो याद रखना उनको इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। अ और इसमें रख देते हैं। इन्होंने कहा भैया हम संयुक्त स्वर 4 लोग थे, 2 निकल के इसमें चले गए तो 2 बचे, ए और ओ। इन्होंने कहा हम जब अर्ध विपरीत में 2 लोग भाग लिए तो अर्ध वाली कंडीशन एक और बची है यहाँ। ये लोग कहे भैया हम लोग यहाँ भाग लेंगे, ए और ओ। अब जरा देखो बाकी जितने भी बचे हैं दोस्तों, उठा के इसमें रख दो समृद्ध में। जब देखो अब बचा ही क्या, जब देखो छोटा आ, ई, छोटा नहीं रखना क्योंकि छोटा ऑलरेडी यहाँ रख दिए है, ई, ओ और क्या दोस्तों? री। देखो बैठा दिए, कुछ भी नहीं करना है, रटना नहीं, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है। विद्यार्थी यदि समझोगे ना तो याद रखना कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, समझ के इसीलिए कहते हैं पढ़ो। तो इसका एक बार इसके साथ लो आप लोग। चलो आगे देखते हैं प्रिय दोस्तों। जी हाँ, अब जरा देखो, अब आपसे पूछा जाएगा हवा ध्वनि के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर। प्रश्न ऐसे आएगा दोस्तों, क्या ध्वनि के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण विद्यार्थीगण कहीं कहीं होता है हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर। तो कोई प्रश्न है हवा के नाक एवं मुंह, कुछ हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी ने दिए हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर, क्योंकि अगर हम नाक मुंह लेते हैं तो ऑक्सीजन मुंह से लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं तो नाक से लेते हैं। कुछ कहते हैं ध्वनि नाक के साथ साथ यानी मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है जब कुछ ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं। आइए तो विद्यार्थीगण इसके आधार पर स्वरों को जो बांटा गया है 2 भाग। एक क्या होता है? अनुनासिक होता है दोस्तों, अनुनासिक होता है। जी हाँ, क्या होता है? अनुनासिक होता है। एक क्या होता है? निरनुनासिक होता है। एक अनुनासिक होता है, क्या होता है? निरनुनासिक होता है। जी हाँ दोस्तों, अनु यहाँ देखो उपसर्ग लगा है, यहाँ निर उपसर्ग लगा है। निर का मतलब होता है दोस्तों के बिना। अनु का मतलब होता है साथ है साथ। विद्यार्थीगण अब यहाँ क्या है, जिस भी स्वर को पढ़ते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, नाक से भी निकले, मुंह के साथ साथ ध्वनि नाक से भी निकले। अनुनासिक जहाँ ध्वनि सिर्फ के बिना विद्यार्थीगण कह रहा है, जहाँ सिर्फ ध्वनि हमेशा और हमेशा मुख से निकले, नाक से ना निकले, निरनुनासिक। लेकिन इसका पर्याय क्या है? आइए जरा देखते हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। 11 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ और क्या होता है? औ। तो जरा देखो अब आपको करना क्या है। जी हाँ, ये हो गए। तो आपको ये देखना विद्यार्थीगण ऐसे कितने स्वर हैं जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे है।
तो छोटा ए की मात्रा शिरोरेखा के नीचे, लेकिन छोटा ए की कोई मात्रा होती ही नहीं, आप जानते हो। बड़ा ए की मात्रा शिरोरेखा के नीचे, छोटी की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, बड़ी की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, छोटा की मात्रा शिरोरेखा के नीचे, बड़ों की मात्रा शिरोरेखा के नीचे, री की मात्रा शिरोरेखा के नीचे, ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, औ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर। एक बार इसके साथ लो दोस्तों, बात समझे? अब आप जान पा रहे होंगे। तो एक चीज ये ध्यान देना, इसमें कह क्या रहा है, जिसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, बहुत ध्यान से सुना, जिसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, इन स्वरों के साथ, इन स्वरों के साथ, इन स्वरों के साथ, इन स्वरों के साथ हम विद्यार्थीगण चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक चीज यहाँ ध्यान सुना, अनुनासिक का मतलब दूसरा नाम क्या होता है? चंद्रबिंदु। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है? चंद्रबिंदु। इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है। कह रहा है के बिना ऐसे कितने स्वर हैं जो चंद्रबिंदु के बिना लिखे जा सकते हैं, चंद्रबिंदु के बिना प्रयोग किए जा सकते हैं। के बिना, किसके बिना? चंद्रबिंदु के बिना जो प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो जिनकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, देखो इनके साथ कहीं ऐसे चंद्रबिंदु लगा हुआ पाओगे? चंद्रबिंदु लगा हुआ पाओगे? चंद्रबिंदु लगा हुआ पाओगे? कभी नहीं पाओगे, जितनी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होगी। तो के बिना, चंद्रबिंदु के बिना, तो हम विद्यार्थीगण डायरेक्टली स्वर लिख देते हैं, संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। इसके साथ साथ क्या लिख देते हैं? छोटी ई, बड़ी। ये इनको क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? निरुनासिक। निरुनासिक के बिना, किसके बिना? चंद्रबिंदु के बिना जो प्रयोग किए जा सकते हैं। अनुनासिक के साथ साथ, चंद्रबिंदु के साथ साथ जो लिखे जा सकते हैं। अब चाहे छोटा हो, जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थीगण, उदाहरण देखो, जैसे लिखते हैं अंचल, जैसे लिखते हैं आंचल। अब ऐसे जैसे लिखते हैं ऊंचा, इनके साथ चंद्रबिंदु का सभी का प्रयोग होगा। तो छोटा आ, ऐसे छोटा ओ, बड़ा ओ, ऐसे क्या लिख दिए विद्यार्थीगण? री। जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे होगी, याद रखना दोस्तों, याद रखना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा री, इनके साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। इसीलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूनासिक कहा जाता है। और आपको इसको याद करके रखना है, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे एग्जाम में, पक्का धोखा खा जाओगे। इनकी संख्या ये होती, इनकी संख्या ये होती। देखो मैंने कितने अच्छे से डिफाइन किया। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार दोस्तों, है ना। आप ही के लिए बनाता हूँ इतनी मेहनत से, और कंसेप्ट वाइज बनाता हूँ, रटने वाली कोई नहीं है दोस्तों। एक बार इसके साथ हो, आइए चलते हैं अगले बिंदु पर। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए क्या कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जाति के आधार पर दो भागों में बांटे गए। एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। ध्यान से सुनो, क्या होता है दोस्तों? एक सजातीय स्वर होता है, एक क्या होता है? विजातीय स्वर होता है। एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। सजातीय स्वर का मतलब जिसमें सामान्य जाति के स्वर हों, यानी सामान्य जाति के स्वर हों। जैसे हम आ का मेल आ से कर सकते हैं, आ का मेल बड़ा आ से कर सकते हैं, या छोटी का मेल बड़ी से कर सकते हैं, छोटी का मेल छोटी से कर सकते हैं, ए का मेल ए से कर सकते हैं, ए का मेल ऐसे कर सकते हैं। ये समान जाति के स्वर, ये सजातीय स्वर होते हैं। लेकिन विजातीय स्वर अगर कह दें, जैसे आ का मेल ई से कर दे, ऊ का मेल ए से कर दे, है ना। अब जरा देखो, ई का मेल री से कर दे, ये विजातीय स्वर कहा जाता है। बात समझे क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ये यही आता है कि जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग विद्यार्थी के। तो देखो, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी विद्यार्थी के। नेक्स्ट दिन जब हम इसको पढ़ने वाले होंगे तब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, नाना प्रकार के बिंदु को पढ़ेंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी विद्यार्थी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।